हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल। हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं वर्ड्स बेस्ट क्वालिटी के लेक्चर्स जो हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किए हैं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ जाकर चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है, वहीं अटैच कर दिया है। तो सो नाउ लेट्स बिगिन टुडेज लेसन, दैट इज यूनिट 5, दैट इज टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अगर हम स्पॉइलेज की बात करें, स्पॉइलेज आप स्पॉइल करते हो ना, किसी बच्चे को पकड़ के उसे ज़्यादा स्टबर्न बना दो तो भी स्पॉइल हो जाता है। सेम ऐसे ही हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को किस तरीके से स्पॉइल करते हैं। देखो, स्पॉइलेज हो रही है, स्पॉइलेज किस तरीके की होगी? स्पॉइलेज मतलब आपका जो कोई भी एज इन प्रोडक्ट था वो खराब हो रहा है। जो प्रोडक्ट था वो किसी रीज़न की वजह से क्या हुआ, कंटामिनेट हो रहा है, या आप ये बोल सकते हो वो डिस्ट्रक्शन फेज में जा रहा है, या फिर मतलब स्पॉइल हो रहा है। ठीक है, राइट, समझ गए आप लोग? अब ये किस वजह से होता है स्पॉइलेज? अगर देखोगे आप, वो 3 तरीके से हो सकता है। एक तो आपका होगा केमिकल स्पॉइलेज, ठीक है, रीज़न हो सकता है केमिकल। एक हमारा हो सकता है फिजिकल, देन हमारा एक और हो सकता है माइक्रोबायल या माइक्रोबियल बोल सकते हो आप, माइक्रोबियल। अब ये इनके नाम से ही आप इजीली समझ सकते हो, या आप एक तरीके से समझ सकते हो कि केमिकल कैसे होगा। अगर आपका कोई एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, तो उसमें क्या हो रहा है कि किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से, किसकी वजह से, किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से वो प्रोडक्ट जो है हमारा वो खराब हो रहा है या स्पॉइल हो रहा है। ठीक है, उसमें हमारा क्या क्या हो सकता है केमिकल में? ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है, एक फैक्टर है ऑक्सीडेशन। दूसरा हमारा फैक्टर है हाइड्रोलिसिस, और तीसरा हमारा फैक्टर है फोटोलिसिस। ये रीज़न हो सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किसके लिए? केमिकल स्पॉइलेज के लिए, या केमिकल रीज़न है प्रोडक्ट की स्पॉइलेज के लिए। एंड देन आप देखो ये आपका फिजिकल स्पॉइलेज कैसे होगा। फिजिकल आप समझो कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे प्रोडक्ट की, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी डैमेज होती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिजिकल स्पॉइलेज। ठीक है, करेक्ट। अब फिजिकल स्पॉइलेज में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको इसमें केकिंग हो सकती है, केक फॉर्म हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट है, उसमें फेज ही सेपरेट हो गया। आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो क्या हुआ, उसका फेज सेपरेशन हो गया। इमल्शन में 2 फेज होती है, ऑयल एंड वाटर फेज। अगर दोनों ही सेपरेट आउट हो गए तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो खराब हुई ना। तो वो आपके लाइक कोई भी प्रोडक्ट है उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, देन वो भी एक रीज़न है फिजिकल स्पॉइलेज का। देन हमारा माइक्रोबियल। माइक्रोबियल तो आप समझ ही गए हो, या एक तरीके से अंडरस्टूड सा है कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज किसकी वजह से होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्पॉइल हो रहा है, वो खराब हो रहा है। तो आपको क्या कैसे पता चलेगा हमारा प्रोडक्ट खराब हो चुका है या प्रॉब्लम आ चुकी है? वो ऐसे पता चलता है कि आपका माइक्रोबियल में पता चलेगा मोल्ड। आप मोल्ड सी कर सकते हो, या विजिबली आपको मोल्ड ग्रोथ देखने को मिल सकती है। देन आपको क्या होगा, बैक्टीरियल कंटामिनेंट्स हो सकते हैं। ये तो आपको पता है, आपके घर में ब्रेड भी होगी ना, अगर आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक देखोगे उस पर मोल्ड होना, ग्रो करना शुरू कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाएगा, करेक्ट। एंड हमारा आपको क्या देखने को मिलेगा? गैस प्रोडक्शन होगा। एक ना आप फॉल स्मेल आती है ना, वो किस वजह से आएगी कि एक ना अलग से कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो कुछ डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो एज इन आपको गैस प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये थी टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज जो हमें देखने को मिलती हैं। क्या क्या स्पॉइलेज होता है? कुछ एज सच फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स। अब देखो, पहला तो हमारा जो था, हमें टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज देखनी थी। देन हमारा होता है कुछ फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या जो कुछ ऐसे फैक्टर माइक्रोबियल स्पॉइलेज को या किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं। क्या है? कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज को।
कि उसमें ये जो स्पॉइलेज हो रही है या माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो रही है वो किस वजह से। देखो 2 फैक्टर होते हैं सिर्फ इसके, या तो इंट्रिंसिक फैक्टर होगा या हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है। ठीक है, ये 2 ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इंट्रिंसिक में आप मान के चलो वाटर आ गया या पीएच चेंज हो गया, वो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर में आप काउंट कर लोगे। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आपको टेम्परेचर की वजह से जो माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो रही है वो देखने को मिलेगी, या ह्यूमिडिटी की वजह से आप जो देख पाते हो, या ह्यूमिडिटी की वजह से जैसे मॉइस्चर आ जाता है उसकी वजह से माइक्रोबियल स्पॉइलेज होने लगता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज हमने पढ़ ली। फैक्टर्स अफेक्ट जो करते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज को, जिसमें हमारा इंट्रिंसिक आता है और एक हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेन वन। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या ऐसे सोर्सेज होते हैं या कितने टाइप्स के माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स हैं। ओके राइट। और जो ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज, तो नोट्स हैं, नोट्स आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देखना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो उसको एज एन डीप में पढ़ सकते हो आप। ठीक है, सोर्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेंट में आपका एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल अगर माइक्रोबियल कंटामिनेंट के उसमें आता है तो वहाँ से भी लाइक कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं, स्पॉइलेज के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई रॉ मटेरियल है, उसमें वाटर है, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं किसी रॉ मटेरियल को या वाटर को यूज़ कर रहे हैं फॉर्मुलेशन के टाइम पे, तो वो एक तरीके से सिग्निफिकेंट सोर्स है माइक्रोबियल कंटामिनेशन का, अगर हम वाटर को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करें। ठीक है, हमारा एपीआई है, एक्सिपिएंट्स है, तो रॉ मटेरियल जो हमारे क्या करता है, रॉ मटेरियल से ही तो हम एक फॉर्मुलेशन क्रिएट करते हैं ना। तो फॉर्मुलेशन बनने के टाइम पे कोई 1 to 10 जो भी चीज़ें आपने यूज़ की हैं, अगर उनमें कंटामिनेशन है तो आपका मटेरियल, या ऐसे सोचो वो सोर्स हो सकता है, इनकी वजह से वाटर, एपीआई, एक्सिपिएंट की वजह से आपकी फॉर्मुलेशन में माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है। अब मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, आप जहां मैन्युफैक्चर कर रहे हो वहां पे एयर है, ठीक है, वो एक रीजन हो जाएगा कि एयर बॉर्न हो जाए। सरफेस इक्विपमेंट क्लीन नहीं है तो माइक्रोब्स आ जाएंगे। पर्सनल जो, अगर देखो कुछ ह्यूमन बींग्स जो एज एन वर्क कर रहे हैं या लेबर्स हैं, तो वो कंटामिनेट कर सकते हैं उनकी स्किन के थ्रू, क्लोथिंग के थ्रू, यहाँ तक कि उनकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स भी कंटामिनेंट की तरह ही देखी जाएगी। ओके, करेक्ट। पैकेजिंग मटेरियल जिसमें कंटेनर्स, क्लोजर्स, पैकिंग है, वो भी एक रीज़न हो सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ A to Z अगर नहीं स्टेराइल है, नहीं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गई है, या हमने क्लीनलीनेस या फिर किसी भी एक चीज़ को छोड़ दिया है, उसको मतलब हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो वो भी रीज़न बन सकता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन का। ठीक है, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, हैंडलिंग, यूज़, तो ये एक एक चीज़ रीज़न है किसकी, या आप ये बोलो सोर्स हो सकता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन का। आपके जो माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स होते हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ के आए हैं, एक तो बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई होता है, स्पोर्स आ जाते हैं डिफरेंट जो एक तरीके से आपने देखे हैं, ऑलरेडी पढ़े भी हैं इनको। आई डोंट थिंक इसको रिवाइज करना ज़रूरी है। अगर आप इसको रिवाइज भी करना चाहते हो डीपली, या फिर हमने इसको ब्रीफली जो एक्सप्लेन किया है वो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, आप उसको देखो। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करो, firsthope.co.in पे जाके विजिट करोगे, वहाँ नोट सेमेस्टर वाइज आपके सब्जेक्ट कोर्स वाइज अवेलेबल है, वहाँ से उसको आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देन असेसमेंट करना है कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो हो रहा है या जो स्पॉइलेज है उसके लिए आपको डिटेक्ट करना है। कैसे असेस करोगे, आप कैसे देखोगे कि हाँ यहाँ पे कंटामिनेशन हुआ है। अर्ली, जल्द से जल्द आप, या जल्दी से जल्दी आपको उसको फाइंड आउट करना है। कुछ ऐसे एसेस करोगे, ठीक है, आप एनालाइज कर सकते हो, या कुछ ऐसे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ, जैसे माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट है, ठीक है, या आपकी प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट है, विजुअल इंस्पेक्शन है। अब देखो क्या हुआ है, अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आप असेसमेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन और स्पॉइलेज को ईजिली बता सकते हो। देखो, लिमिट टेस्ट, प्रिजर्वेटिव, विजुअल इंस्पेक्शन, ये सब आप कैसे बताओगे। हमने ट्यूब टेस्ट पढ़े थे, ठीक है, डिफ्यूजन टेस्ट पढ़े थे,
करेक्ट। लास्ट अगर आपको याद होगा, इफ़ यू रिमेंबर, नहीं है कोई बात नहीं, आप दोबारा से चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो, वहाँ से आप पढ़ो, 1 वीडियो एट अ टाइम, 1 लेक्चर एट अ टाइम, वो आराम से पढ़ो। देन विजुअल इंस्पेक्शन में टर्बिडिटी हमने देखा था, टर्बिडीमेट्रिक टाइट्रेशन, ये सारे मेथड हम पढ़ के आए थे, उसके थ्रू हम अपना असेसमेंट करते हैं किसी भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन का। पर्पस क्या होता है, आपके जितने असेसमेंट का पर्पस है, आपको सिर्फ ये चेक करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर कोई हमारा नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट है, हमने उसको स्टेराइल नहीं किया, तो उसमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ये चीज़ चेक करते हैं। आपके कितने लाइव काउंट है बैक्टीरिया का, फंगाई का, या किसी भी चीज़ का, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ये मेथड हम यूज़ करते हैं। देन आपके स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं आपके फार्माकोपियाज ने, हमारे जो फार्मेसी में फार्माकोपिया है, उन्होंने कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, या आप ऐसा समझो उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है हमको कि इसी को फॉलो अप करना है, तो उसी के बेसिस पर हम फॉलो करते हैं। जैसे यूएस फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, देन यूरोपियन फार्माकोपिया, सबकी एक एक्सेप्टेबल लिमिट उन्होंने दी हुई है, हमें उसको फॉलो करना है। प्रिजर्वेटिव टेस्ट आता है, विजुअल इंस्पेक्शन आता है, जैसे कि आपकी टर्बिडिटी टेस्ट है, वही फिजिकल साइंस से आप उनको देख सकते हो। केमिकल टेस्ट में गैस प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगी, आप एनालिटिक मेथड में HPLC या HPLC या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, यूनिट 5 जो है ना आपकी, उसमें आपको ज़्यादा नहीं करना, 1 to 4 आप अच्छे से पढ़ लो, आप यूनिट 5 इजीली लिख कर आ सकते हो, ये मेरी गारंटी है। पता है क्यों? आपको बस थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना है, स्मार्ट वर्क करना है कि हाँ, कि किस तरीके से असेसमेंट करते हैं हम, केमिकल टेस्ट करते हैं, एनालिटिक्स लगाते हैं, कुछ मेथड्स हम यूज़ करते हैं, RMM भी है जिसमें हम क्या करते हैं, PCR करेंगे, फ्लो साइटोमेट्री को चेक करते हैं, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में आप एयर सैम्पलिंग, पर्सनल मॉनिटरिंग, ये सब देखोगे, सरफेस, मतलब ये क्लीनलीनेस, हाइजीन और सारी जो आपके टेस्टिंग थे उस पर डिपेंड करता है। आपको इसमें से एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, बस इनकी हेडिंग एक बार याद कर लेना, हेडिंग से इजी हो जाएगा पढ़ने में। एंडोटॉक्सिन है, तो जो हम लाइम्यूलस एमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट करते हैं, उसमें एज इन इसको यूज़ करते हैं ब्लड सेल को हॉर्स शू से, हॉर्स शू क्रैब होता है, वहाँ से लेंगे, उससे एंडोटॉक्सिन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे माइक्रोबियल कंटामिनेशन और स्पॉइलेज को असेस करने के लिए टेस्ट होते हैं। अब आते हैं हम प्रिजर्वेशन पे। अगर हमें कभी भी अपना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रिजर्व करना है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को यूज़ करके, तो हम वो किस तरीके से करेंगे? देखो, सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, उनका काम समझो प्रिजर्व करना, आपके प्रोडक्ट को सेफ रखना, बचा कर रखना। ठीक है, उसमें आपके प्रोडक्ट की एफिकेसी भी रखेंगे, सेफ्टी भी रखेंगे, कंटामिनेशन से फ्री भी रखेंगे या प्रिवेंट करेंगे। तो क्या करते हैं हम, आपने मोस्टली सुना होगा प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, वो हमारा ऐड रहता है किसी भी प्रोडक्ट में, जिससे कि वो एक प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर देता है, कि आपका वो प्रोडक्ट लंबे समय तक चल पाएगा, ऐसा समझो। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, चुलेटिंग एजेंट्स हैं, ये सारा काम करते हैं आप एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह। प्रिजर्वेटिव में पैराबेन्स हैं, बेंजोलकोनियम क्लोराइड हैं, ये प्रिजर्वेटिव बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल ही जाएंगे। करेक्ट, आप अभी भी जाके कोई ऐसा पैकेट देखना, उसमें प्रिजर्वेटिव देखना, कुछ ना कुछ एक तो आपको दिख ही जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनका काम क्या होता है, वो देखो, काम प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, चिलेटिंग एजेंट, इन सब का काम होता है माइक्रोबियल ग्रोथ को या उनको रोकना या माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देना। ठीक है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, एग्जाम्पल से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आई नो आपको पता है प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, वो प्रोटेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को ऑक्सीडेशन के, बट ये याद रखना है ऑक्सीडेशन से एंटीऑक्सीडेंट लगाएंगे, चिलेटिंग में EDA लगा देंगे, EDTA, वो क्या करेगा कि प्रिजर्वेटिव जो है वो बाइंड कर जाता है मेटल आयन से, जिसकी वजह से वो एक माइक्रोबियल सेल वॉल लाइक स्टेबलाइज कर देता है,
कुछ होने नहीं देगा उसको, ऐसा समझो। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको पहले भी ये चीज़ बताकर आई थी कि क्या होता है, आप जो सोचो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग, उसका मेटाबॉलिक पाथवे जो है, जिस पाथवे के थ्रू वो एक एनर्जी लाइक गेन कर रहा था या फिर जिस वजह से वो वर्क कर रहा था, उस पाथवे को ही रोक दिया गया है। देन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब जो ऑक्सीडेटिव है जैसे ROS है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, वो माइक्रोबियल का DNA और प्रोटीन को डैमेज करता है। हम ये देख कर आए थे ना, अगर कुछ ना कुछ होगा, अगर डिसरप्ट हो रहा है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कहाँ होगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन पे, उसके मेटाबॉलिक पाथवे को, उसके DNA या प्रोटीन को। देन वो क्या होता है, वो या तो रिड्यूस हो जाएगा माइक्रोबियल, और आप ऐसे सोचो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा, या फिर क्या होगा, वो एज इन रिड्यूस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये सारे रीजन होते हैं। अब आपको इवैल्यूएशन करना है, आपको देखना है कि स्टेबिलिटी कितनी है, माइक्रोबियल स्टेबिलिटी आपकी फॉर्मुलेशन में कितनी है, कि हमारा जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो सेफ है, इफेक्टिव है, सही से उसकी शेल्फ लाइफ पूरे टाइम पे चल पाएगी या नहीं। शेल्फ लाइफ तो चलो लिख दी कि 3 इयर्स तक ये चल जाएगा, बट क्या हुआ, बीच में ही कंटामिनेशन हो गया 1.5 में, ठीक है, 1.5 ईयर में ही उसको कंटामिनेशन हो गया या उसकी वजह से, तो इसका मतलब इवैल्यूएशन सही नहीं हुआ। इवैल्यूएशन इसीलिए देखा जाता है कि आपका प्रोडक्ट जितने शेल्फ लाइफ का है उतने टाइम तक चल सके। जैसे हमारा माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट है तो उसमें ये देखा जाता है कि कितने जो वाइबल एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनका नंबर देखते हैं नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट में। कोई भी नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट है उसमें कितने लिविंग एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक से समझते हो ना ऑक्सीजन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनको देखते हैं। क्वांटिफाई करेंगे बैक्टीरिया को, जिसमें हम TAMC है, TCYM है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, एक में बैक्टीरिया को देखेंगे, एक में फंगाई को देखते हैं। अब प्रिजर्वेटिव इसमें जो सेकंड था ना, प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट, पेट टेस्ट बोल दो या एड टेस्ट बोल दो, ये हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं कि इसमें हमारा जो भी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है प्रोडक्ट में, उसको देखते हैं कि कितना टाइम तक चलेगा, कितने दिन तक उसका हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सबसे पहले इनोक्यूलेट करेंगे किसी भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोक्यूलेट करो, देन इंक्यूबेट करोगे, देन आप उसको देखोगे कितने टाइम तक आप उसको नंबर ऑफ सर्वाइविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखोगे, देन प्रिजर्वेटिव सिस्टम के थ्रू पास करके ये देखा जाएगा कि कितना माइक्रोबियल काउंट रह गया है जो हमारे स्टैंडर्ड्स या फार्माकोपियल स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यही प्रोसेस होता है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग में आप स्टेराइल प्रोडक्ट को इंश्योर करते हो कि वो फ्री है, उसमें कोई भी एक भी जो वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो प्रेजेंट नहीं है। जैसे आपका डायरेक्ट इनोकुलेशन है, उसमें आप प्रोडक्ट को डायरेक्टली कल्चर मीडियम में इनोकुलेट करते हो, ये देखा है, हमने पढ़ा हुआ है। मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको फिल्टर करते हैं हम किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उससे क्या होता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेते हैं, साथ ही साथ फिर उसके बाद इंक्यूबेशन होगा कल्चर मीडिया में, देन हम देखते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, चेक करेंगे। अब कंटेनर क्लोजर इंटीग्रिटी रह जाती है, तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि क्या मेथड्स हैं, जैसे डाई इनग्रेस है या माइक्रोबियल इनग्रेस, वैक्यूम डीके, इसके थ्रू हम पैकेजिंग में एक स्टेराइल बैरियर बना पाते हैं, उसको मेंटेन कर पाते हैं। तो उसको इंश्योर करते हैं कि हाँ भाई जो बैरियर बना है क्या वो सही है, ये चीज़ होती है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग में हम एसेस करते हैं जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वो उसकी इंटेंडेड शेल्फ लाइफ के बेसिस पर कितनी है, और अगर कोई कंडीशन आती है देन क्या होता है। ठीक है, इतना नहीं होता कि उसको बिल्कुल जैसे लिखा होता है ना पीछे इंस्ट्रक्शंस में, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हो सकता है ह्यूमिडिटी हो, टेम्परेचर हो या लाइट हो, तो क्या कंडीशन होगी। ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट एकदम से कांटेक्ट में आया लाइट के या टेम्परेचर के ख़राब हो गया, नहीं, वो भी देखना पड़ता है। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग में वो भी देखते हैं वो। अब देखो माइक्रोबियल स्टेबिलिटी है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट होते हैं, जैसे फॉर्मुलेशन
कंपोनेंट्स हैं। तो जितनी लोअर वाटर एक्टिविटी होगी माइक्रोबियल ग्रोथ कम होगा। पीएच जितना ऑप्टिमल रेंज में होगा प्रिजर्वेटिव एफिकेसी उतनी अच्छी हो जाती है। कुछ एपीआई होते हैं वो उनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी होती है। अब यार एंटी माइक्रोबियल एजेंट बना रहे हो तो उसमें खुद में भी तो होगी ना कुछ प्रॉपर्टी, स्टोरेज कंडीशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेम वही ये फैक्टर्स होते हैं जो माइक्रोबियल स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ऐसा सोचो। अब ग्रोथ है एनिमल सेल कल्चर, ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल्स इन कल्चर। अब एनिमल सेल कल्चर में ग्रोइंग एनिमल इन्वॉल्व होता है या ग्रोइंग एनिमल सेल को इन्वॉल्व करेंगे आउटसाइड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। जो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट जो नेचुरल इन्वायरमेंट था ना, आप उसको उससे बाहर लेकर आओगे। ठीक है, ये अगर देखा जाए हमारा एनिमल सेल है, आप एनिमल सेल को उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट आउट करो। ठीक है, ऐसे समझो हम उसको बाहर आइसोलेट कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, देन आइसोलेट करने के बाद हम अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन में ही उसको ग्रो कराएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, हम इसकी सेल की स्टडी कर पाएंगे, सेल की बायोलॉजी, फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री को जान पाएंगे एक कंट्रोल्ड सेटिंग में। ये जो इसका एनवायरनमेंट है ना, ये आपका पूरा कंट्रोल्ड कंडीशन के बेसिस पर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे रिसर्च फील्ड में हम लोग बहुत करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले आप एक कल्चर मीडिया तैयार करोगे जिसमें न्यूट्रिएंट रहेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सेल के लिए ज़रूरी है। फिर आप उसमें सीरम को ऐड करोगे, आइसोलेटेड सेल को उसमें रखोगे, देन आप स्टरलाइजेशन और एसेप्टिक टेक्निक्स के थ्रू उसको मेंटेन करोगे, देन सीडिंग सेल उसको रखोगे, फिर इंक्यूबेट करोगे, देन जो मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम देखनी है आप उसको 1 by 1 देखना शुरू करोगे। ठीक है, यही होता है। अब क्या हुआ, आपका सब हो गया, फिर आप उसको देखोगे कि क्या चेंजेस आए हैं, ऑब्जर्वेशन करोगे माइक्रोस्कोप में कि सेल की हेल्थ कैसी है या कॉन्फ्लुएंसी कैसी है, वो चीज़ हम देखा जाएगा। साथ ही साथ आपको ना फ्रेश न्यूट्रिएंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वरना तो आपका जो एनिमल सेल है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उल्टा एनिमल सेल जो है वो मर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ देखनी है। कितने टाइप्स के सेल कल्चर होते हैं आपके सेल कल्चर में, एक तो देखो प्राइमरी सेल कल्चर होता है, एस्टैब्लिश्ड या कंटिन्यूस सेल लाइंस मिल जाएंगी, फिर या आपको इमॉर्टलाइज या ट्रांसफॉर्म सेल लाइंस देखने को मिलेंगी। अब प्राइमरी सेल कल्चर में क्या होता है कि हम डायरेक्टली उसको एनिमल टिश्यूज से लेते हैं, फिर उसका एक लिमिटेड टाइम स्पेन भी रहता है, या आपको उसका लाइफ स्पेन एक नंबर ऑफ टाइम ही देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा आप नहीं देख सकते क्योंकि डिवीजन जो है उतना ही होगा। फिर उसकी आप क्या करोगे, उसे क्लोजली रिजेंबल करेगा वो जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है सेल की बॉडी के अंदर, उसको देखेगा। तो आपको क्या है, सेल बायोलॉजी पढ़नी है तो सेल फंक्शन को देख सकते हो, ड्रग मेटाबॉलिज्म या टॉक्सिकोलॉजी है वहाँ पे इसको प्राइमरी सेल कल्चर को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, करेक्ट। अब जैसे आपका कोई कंटिन्यूअस सेल लाइन है तो सेल जो है उसका एक अडेप्ट कर चुका है या उसका एक अडेप्टेड इन विट्रो कंडीशन है उसके पास, उसी कंडीशन में वो प्रोलिफरेशन कर रहा है इनडेफिनेटली, मतलब उसका कोई डेफिनेट डिवीजन नहीं है, वो इनडेफिनेटली कर सकता है डिवीजन। उसमें बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस होते हैं, चेंजेस होते होते वो इमॉर्टलाइज बन जाता है क्योंकि जेनेटिक चेंज हुआ है, मॉडिफाई हो गया है। अब वो जैसे आपका हेला सेल है, HEK293 सेल्स हैं, तो लार्ज स्केल स्टडीज़ पे हम इनको यूज़ करते हैं। वैक्सीन जब हमें प्रोडक्शन लाइन में जाना है वैक्सीन के, तो इसको कंटिन्यूस सेल लाइन या एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन्स को यूज़ करते हैं। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो एक्सप्रेशन है ना उस टाइम पे करते हैं। फिर आपका ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर है, सेल जो ऐसे हैं जिसमें जेनेटिकली उसको ऑल्टर किया गया है। ट्रांसफॉर्म से समझ जाओ उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या उसमें एक तरीके से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एग्जिबिट की है, या उसको इतना आपने ऑल्टर कर दिया, उसको इतना म्यूटेंट कर दिया, म्यूटेशन कर करके चेंजेस करके वो ऐसा हो गया कि सेल अपने आप ही ग्रो कर रहा है एबनॉर्मली कंडीशन, या आप उसमें सोचो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगी या जो एबनॉर्मल ग्रोथ थी वो देखने को मिल गई। बट आप इसको चलो आपने कर लिया। ट्रांसफॉर्म सेल जो कल्चर होता है वो एंटी कैंसर स्टडी के टाइम पर यूज़ किया जाता है, या जब भी कैंसर मैकेनिज्म देखना हो तो तब यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें एंटी कैंसर ड्रग्स का वर्क तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ पर ही देखना है ना। अगर हमारी एंटी कैंसर
ड्रग वर्क कर रही है प्रॉपरली, उसका जो मैकेनिज्म है वो अच्छा है, देन उससे ये समझ में आएगा कि हाँ ये ड्रग काम कर रही है, उसको क्या कर रही है, अनकंट्रोल ग्रोथ को रोक रही है। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन हो जाता है, एनकरेज इंडिपेंडेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब आपका जो सेल कल्चर है, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और रिसर्च में जाओगे तो आप कहाँ कहाँ मतलब आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। सेल कल्चर आपको ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा, कहीं वैक्सीन की प्रोडक्शन हो रही है तब देखने को मिलेगा एज एन। देन आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन होना है, जीन थेरेपी, कैंसर रिसर्च। आप सेल कल्चर सोचो, अगर हम किसी सेल कल्चर को मॉडिफाई करके या उसको ट्रांसफॉर्म करके अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे हमारा रिसर्च में और इंडस्ट्री में किसी ड्रग को डेवलप करना है हमें। आपने सेल कल्चर देखा, सेल को ऐसा मॉडिफाई किया जो वो रिजेंबल कर रहा है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का, ठीक है, वो सेल डिजीज़ को रिजेंबल करेगा। तो आपकी जो न्यू ड्रग है ना, आप उस न्यू ड्रग का मैकेनिज्म उस पर्टिकुलर डिजीज़ पर देख सकते हो। उससे क्या होगा, आपको ना लाइक ह्यूमन स्टडी जो है उससे पहले आप इसको लैब स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हो, या लैब में इसकी पहले से ही पढ़ सकते हो उसको। बहुत सारी टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग है, पर्सनलाइज मशीन्स हैं, तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि इतना एडवांसमेंट है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप सेल को देख सकते हो, उसके फंक्शन को पढ़ सकते हो। जैसे सेल बाय सबसे पहली चीज़ जो है, अगर हमें देखना है तो हम सेल बायोलॉजी को देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। फिर क्या है, हम उसको ट्रांसफॉर्म या सेल कल्चर के बेसिस पर हम उसको डीप में जाके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी चेक कर सकते हैं, हम बहुत सारी रीजनरेटिव मेडिसिन बना सकते हैं टिश्यू इंजीनियर करके। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम सेल कल्चर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, राइट, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।